Welcome students. Today we are going to discuss now Coulomb's law in vector form. Previously we did last time Coulomb's law in scalar form. So जैसे आपको मालूम होगा कि Coulomb's law हमें कहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है जब भी दो पॉइंट चार्जेस हों जो स्टेशनरी हों उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी हो तो वी यूज Coulomb's law। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी चार्जेस Q1 और Q2 जिनका मैग्नीट्यूड हो और जो एक दूसरे से r के फासले पे हों और मीडिया हो फ्री स्पेस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद ए फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। Q1 इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 इसका मैग्नीट्यूड और R इनके बीच सेपरेशन। और ये जो मीडिया हमने लिया था फ्री स्पेस और यूनिट चूज किए थे SI, तो कांस्टेंट जो आया था हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसकी वैल्यू जो आई थी वो हमने यहाँ 9 × 10⁹ निकाली थी इस फार्मूले से। तो ये हमें फार्मूला देता है कि कितनी होगी दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओनली मैग्नीट्यूड है कहने का मतलब फोर्स हालांकि वेक्टर है, इट हैज टू थिंग्स, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट दिस फार्मूला गिव्स अस ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि इन दोनों चार्जेस के बीच कितनी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी को हमने नाम दिया था कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। लेकिन चुनाच फोर्स की डायरेक्शन भी है, दो चार्जेस अगर सिमिलर हैं दे विल रिपेल, अगर डिसिमिलर हैं दे विल अट्रैक्ट। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम उसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो चलिए वेरी सिंपल, लीजिए दो चार्जेस Q1 है Q2, दोनों के बीच सेपरेशन लीजिए R, मीडिया वही फ्री स्पेस। एक सेकेंड मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले। बच्चों जैसे हमें यहां मालूम है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। बोलिए जरा, अगर ये फोर्स जो है ये फोर्स दो चार्जेस के बीच डिपेंड करती है, दो चार्ज के बीच, राइट। अगर मैं कहूं कि दोनों चार्जेस ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर ये प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का ग्रेटर देन 0 है, बोलो चार्जेस रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या कुछ भी हो सकता है ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा इस पे सोचिएगा, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 ये, तो चार्जेस विल डैश 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 अट्रैक्ट और रिपेल। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोलो बच्चों Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? अगर पहला चार्ज में पॉजिटिव लूं से पॉजिटिव 2 कूलम, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव लूं से पॉजिटिव 3 कूलम, व्हाट विल बी प्रोडक्ट? Q1 Q2 विल बी पॉजिटिव, राइट, 6 कूलम। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो सिमिलरली अब सेम अगर दो चार्जेस नेगेटिव हो -2 कूलम और ये हो -3 कूलम, बोथ आर नेगेटिव, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? अगेन Q1 Q2 विल बी +6। इज इट ओके? सो बोलिए, इज इट अगेन ग्रेटर देन 0? यस। जिसका मतलब हुआ कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दो चार्जेस हों सिमिलर। तो बोलिए सिमिलर चार्जेस के बीच कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या लिखेंगे? चार्जेस विल रिपेल। और कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 चार्जेस विल डैश डैश डैश। बोलिए इसमें कब होगा Q1 Q2 लेस देन 0? से इफ Q1 is positive, say +2 coulomb, and the second charge is negative, say -3 coulomb, what will be their product? Q1 Q2 will be equal to -6. Is it less than 0? Yes.
So that means if product of two charges is less than 0, the charges will, since they are, one is positive and other is negative, they're opposite, right? So they will, यहाँ क्या आएगा, they will attract. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा जरा. तो चलिए बच्चों हम आगे आप पढ़ते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या होता है. तो जरा यहाँ पे हम देखिएगा जरा बच्चों. अब ये दोनों या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंड करेगा दोनों की नेचर क्या है. दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे. अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे. अब मैं पहला वाला केस चूज करता हूं कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, सो बोथ द चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. They attract each other. Sorry, they repel each other. If Q1 Q2 is greater than 0. कब होगा Q1 Q2 greater than 0? If both are similar charges. तो चलिए ये केस उठा के हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में समझते हैं. सो चलिए गौर से समझिएगा जरा बच्चों. लीजिए अब ये इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. मैं यहाँ पे अब लिखता हूं कि ऐसे, अब ये इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको मैं लिखूंगा force on first charge due to second. F12 का मतलब यहां force on Q1 due to Q2, राइट. लीजिए इस पर फोर्स, जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर, लीजिए वो इधर की तरफ, क्योंकि सिमिलर है तो मैं इसकी डायरेक्शन ये दिखा रहा हूं, तो वो F12 से डिनोट कर रहा हूं. सिमिलरली ये उस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो मैं डिनोट करूंगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये दिखाएंगे, राइट. ओके, जरा अब इनकी इक्वेशन लिखते हैं. फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड. कमान, अब दो चार्जेस के बीच कितना मैग्नीट्यूड होता है कूलम्स लॉ के हिसाब से, ये आपके सामने ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड. लेकिन इस फोर्स की बच्चों डायरेक्शन भी होगी. ये फोर्स कहां से कहां लग रही है, Q2 से Q1 की ओर. तो उसके लिए मैं बच्चों यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा. यूनिट वेक्टर आपको समझाया गया है, इट गिव्स डायरेक्शन, 11th में भी पढ़ा है. ये होगी इस फोर्स की डायरेक्शन. बोलिए ये फोर्स कहां से कहां लग रही है, Q2 टू Q1. यहां लिखेंगे 2/1. इसका मतलब ये जो फोर्स F12 इस चार्ज पर एक्सर्ट कौन कर रहा है, ये वाला चार्ज. कितना होगा मैग्नीट्यूड, ये, क्योंकि हम निकाल चुके हैं हम दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है. और इसी फोर्स की डायरेक्शन जो है क्या है, कहां से कहां लग रही है फोर्स, ये फोर्स लग रही है Q2 से Q1 की ओर. तो ये इक्वेशन जो है बच्चों, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड देगा और ये वाला पार्ट डायरेक्शन. तो लीजिए हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली क्या F2 की इक्वेशन लिखो, F21 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट. मैग्नीट्यूड दोनों के बीच सेम ही होगा फोर्स का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. मैग्नीट्यूड सेम. बोले बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां है, Q1 से Q2 की ओर. फिर मैं यूज करूंगा यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर कहां से कहां फोर्स लग रही है, फर्स्ट चार्ज से सेकंड की ओर. So I will write it equation second. So बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहलाती है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. खुद देखिए क्यों, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया जा रहा है, डायरेक्शन भी दी जा रही है. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, राइट. सो ये दो इक्वेशन कहलाती हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब मैं जरा इसमें कुछ और नतीजा निकालूंगा, जरा आगे समझिएगा बच्चों. अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये मैंने पहले भी दिखाने होंगे. बोलिए अब ये R21 कहां से कहां लग रहा है, 2 to 1. सो इसके लिए मैं लिखूंगा यहां यूनिट वेक्टर 2 to 1. ये इस फोर्स की डायरेक्शन देगा और ये देगा R12 1 to 2 इस फोर्स की डायरेक्शन. इसको लिखूंगा R12, राइट. अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन दे रहे हैं इस फोर्स और इस फोर्स का. क्या ये इक्वल और अपोजिट है, हमने 11th में पढ़ा है. यस, इफ टू वेक्टर्स आर लाइक दिस वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स. इफ इट इज वेक्टर ए,
it is vector B. These are called negative vectors. They are called opposite vectors. इनको हम लिखते हैं वेक्टर A is equal to minus vector B. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इनको नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर लिखा जा सकता है। तो क्या बच्चों इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज किया जा सकता है? क्या R12 R21 बराबर है मैग्नीट्यूड में? हाँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं हम? सिंस unit vector 1 R12 this is equal to minus R21. Can we write? Yes, because both are equal in magnitude and direction is opposite, तो opposite के लिए minus। मैं बच्चों अब R12 की जगह लिख सकता हूँ minus R21 in equation second। Therefore from equation second what do we get? F21 this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। come on, R12 यूनिट वेक्टर है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? माइनस R21 माइनस R21। मैं ये माइनस बाहर लाता हूं, माइनस 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square unit vector R21। this is my force F21। I call it equation third। तो इस तरीके से मैं पहुंचा इक्वेशन थर्ड पे। अब जरा दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, F12 और F21 को। जरा क्या हासिल होगा गौर से देखिएगा बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड व्हाट वी गेट, गौर से देखिएगा जरा दोनों को। फर्स्ट देगा F12 ये वाली फोर्स, F21 ये वाली फोर्स। जरा देखिएगा इनकी इक्वेशन है F12 और F21 की इक्वेशन को गौर से देखिए बच्चों, ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम। 1 by 4 by epsilon naught 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square Q1 Q2 by R square यूनिट वेक्टर R21 हाँ, लेकिन डिफरेंस इज माइनस। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये नतीजा निकला। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड व्हाट यू गेट? F12 और F21 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, लेकिन यूनिट वेक्टर देखिएगा जरा, यह माइनस है तो उसका मतलब दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, विच प्रूव्स कि ये जो दो चार्जेस हैं ये रिपेल ही करेंगे। क्यों? दोनों पर जो फोर्स लगेगी बराबर होगी, लेकिन माइनस का मतलब है फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगी, विच मीन्स दीज टू चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। प्रूव हो गया कि अगर दो चार्जेस ग्रेटर देन 0 हो तो व्हाट दे डू, दे रिपेल ईच अदर। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमने बोला था सेम यहां से भी प्रूव हो गया कि द चार्जेस विल रिपेल। राइट? एक चीज और देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलती है? रिएक्शन। तो वहां भी हम ऐसे करते थे कि अगर एक टेबल पे हम एक बॉडी रखते हैं, इसलिए ये एक बॉडी है, ए बॉडी है, ये टेबल पे है, तो जितना वेट इसका होगा दैट इज F1, उतना ही रिएक्शन देगा टेबल, क्योंकि ये बॉडी एक ही जगह होगी टेबल पर, तो टेबल इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा दैट इज F2। तो हम लिखते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू माइनस F2। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। जरा खुद बताइए जरा यहाँ, क्या इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस होंगी बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में? हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ। कभी कभार हम कहते हैं या एग्जामिनर पूछता है प्रूव दैट कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यही होता है, प्रूव करिए कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लास्ट पे हमें जो आंसर आता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही होता है।
तो यहाँ से हम क्लियर के समझ सकते हैं यहाँ से कि रियली कूलम्स लॉ जो है इट ओबेज व्हिच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से बच्चों ये हम करते हैं कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकल गया और उसकी डायरेक्शन भी निकल गई। अब बचता है सिर्फ यूनिट। तो हम इसी कूलम्स लॉ से हम यूनिट ऑफ चार्ज भी डिफाइन करते हैं, राइट? तो उसके लिए अब बच्चों थोड़ा सा इस चार्ज की यूनिट्स थोड़ा सा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है बच्चों कूलम, सी से डिनोट करते हैं, और सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, RESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। छोटा यूनिट है ये। तो एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU। उसके बाद स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्जेस भी हमारे पास होते हैं। एक होता है माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻6 कूलम। फिर होता है उससे भी छोटा नैनोकूलम। 1 नैनोकूलम होता है 10⁻9 कूलम। और उससे भी छोटा होता है पिकोकूलम, और एक पिकोकूलम को लिखते हैं माइक्रोकूलम के बराबर, और ये होता है 10⁻12 कूलम्स। यहां जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है लास्ट पे कूलम्स लॉ के साथ ही स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ एंड हेंस डिफाइन यूनिट चार्ज, एंड हेंस डिफाइंड यूनिट चार्ज। मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं पॉइंट को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लास्ट में जब क्वेश्चन करते हैं फिर लिखते हैं हेंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, दैट इज ओके, बट एग्जामिनर वो नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर पूछ रहा है हेंस डिफाइन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को डिफाइन करो। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम कूलम्स लॉ का ही यूज करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच कितनी होती है फोर्स, दैट इज F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसी से हम डिफाइन करते हैं यूनिट चार्ज। जरा ध्यान रखिए कैसे। इसी में आप बच्चों देखो क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं ये जो दोनों चार्जेस हम लेते हैं Q1 और Q2, मान के चलिए दोनों हम लेते हैं सपोज 1 कूलम, ये वाला भी 1 कूलम, ये वाला भी 1 कूलम, और दोनों के बीच डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मीटर, यानी इनको मानते हैं हम यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या होता है? 1 कूलम। अभी देख रहे आपने ऐसे यूनिट चार्ज कूलम। लीजिए ये दोनों चार्जेस एक कूलम के हैं, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर है, राइट? तो इनके बीच कितनी होगी फोर्स एज पर दिस कूलम्स लॉ? द फोर्स विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1 और r² की जगह 1। इसका मतलब इन दोनों के बीच फोर्स उस वक्त होगी 9 × 10⁹ न्यूटन। देखिए डिफाइन हो गया, किसको बोलते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज वो चार्ज है, देखिए जरा इधर मैंने क्या लिया था, इसको भी 1 कूलम लिया था, इसको भी 1 कूलम, और कितना फासला रखा था बीच में 1 मीटर। तो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके बीच हमें निकली? 9 × 10⁹ न्यूटन। उसका मतलब 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जब उतना ही चार्ज सामने रखा जाए 1 मीटर के फासले पे, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाई जाए 9 × 10⁹ न्यूटन। ये है, इस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है यूनिट चार्ज। तो यहां पे बच्चों ये जो कूलम चार्ज मैंने बताया था, ये बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, राइट? तो यहां मैं अभी यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो फोर्स मैंने लिखी 9 × 10⁹ न्यूटन, ये देखो कितनी होती है। लगता है बिल्कुल सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इसको समझा जाए तो ये कितनी होती है बच्चों। अगर जमीन पर किसी जगह 130 लाख लोग जमा किए जाएं, 130 लाख पीपल किसी जगह जमा हों, उनका वेट कितना होगा जमीन पर? दैट वेट इज इक्वल टू दिस फोर्स, बिकॉज वेट इज ए फोर्स। तो बताइए जरा कितनी 1 कूलम जो है, मैं क्योंकि एक कूलम दूसरे कूलम को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट रिपल कर रहा है? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये कितनी फोर्स होती है? ये फोर्स होती है जितनी 130 लाख लोगों का वेट जमीन पर एक्ट करेगा किसी जगह। वेट इज ए फोर्स, तो वो उतनी ही फोर्स होती है। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है चार्ज का। तो इस तरीके से ये था कूलम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, और लास्ट पर हमने डिफाइन किया यूनिट चार्ज।
आई थिंक आपको ये समझ गए, आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल वर्क नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।